चलिए सर, पेज नंबर 25 पे आ चुके हैं, सेक्शन 80JJAA पे। काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके सिलेबस का। ऐसे भी ये सेक्शन पूरे कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप इंटर हैं या फाइनल के स्टूडेंट हैं। ऐसा है सर, फाइनेंस एक्ट 2022 में कोई अमेंडमेंट इसमें नहीं है। असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए पूरा ब्लैक कलर है, मतलब कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। लेकिन सर ये सेक्शन में अमेंडमेंट्स आए या ना आए, जैसे आप डिडक्शन चैप्टर में रिसेंटली हम लोगों ने काफी सारे सेक्शन कंप्लीट किए। अभी रिसेंटली पिछले सेशन में 80G कंप्लीट किया, TTA TTB कंप्लीट किया, QQB QQR कंप्लीट किया। इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें 80 QQB, 80 RRB, 80 TTA, 80 TTB, अगर आप इंडिविजुअल के क्वेश्चन करते हैं तो इंपॉर्टेंट है वो सब सेक्शन बहुत। लेकिन अब 80G किसी भी एसएससी को बेनिफिट मिल सकता है। वैसे ही आपके सामने है 80JJAA, किसी भी एसएससी को, चाहे क्वेश्चन कंपनी का हो, LLP का हो या इंडिविजुअल का हो, ये सेक्शन का बेनिफिट किसी भी एसएससी को मिल सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सेक्शन इंटर एज वेल एज फाइनल सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चे इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिडक्शन चैप्टर के सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे हैं, कंटिन्यूटी में क्लास देखो। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ऐसे करके कंटिन्यूटी में जाओ। इसके पहले के 4 लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब में है, उसको देखो, सीक्वेंस में देखो, मजा आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको मैंने समराइज किया हुआ है और इस पर एक क्वेश्चन भी अभी हम लोग करेंगे। तो जैसे ही क्वेश्चन की प्रिपरेशन हो जाएगी, बुलेट पॉइंट्स के थ्रू इसकी डिस्कशन हो जाएगी, आपको एग्जाम में कहीं दिक्कत नहीं आएगा। ठीक सर, एक बार और मैं पीछे ले जाऊं आपको, एक सेक्शन पढ़ते हैं इंडिविजुअल HUF के लिए, ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम, सेक्शन 115 BAC। राइट, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप सेक्शन 115 BAC ऑप्ट कर लेते हैं तो भी आपको 80JJAA का बेनिफिट मिलेगा। तो एग्जाम में वो ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम वाले कभी भी क्वेश्चन सेट करता है इंस्टीट्यूट से, एग्जाम में क्वेश्चन आया कि इंडिविजुअल हैज ऑप्टेड फॉर 115 BAC, साथ में 80JJAA का डिडक्शन दे देता है इंस्टीट्यूट, दे ही देता है, क्योंकि 115 BAC के साथ सिलेक्टेड ही डिडक्शंस मिलते हैं, उसमें कि ये भी है। ठीक है, ऐसे ही फाइनल लेवल पे कंपनी के लिए स्कीम है 115 BAA, 115 BAB, कंपनी के लिए ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम, जिसमें टैक्स रेट 15% है, जिसमें टैक्स रेट 22% है। 115 BAA में 22% है कंपनी के लिए, 115 BAB में 15% है कंपनी के लिए। वहां भी लिखा हुआ है कि अगर कंपनी वो अल्टरनेटिव टैक्स रेजिम लेती है तो उनको 80JJAA का बेनिफिट कंटिन्यू रहेगा। अच्छा बेनिफिट है सर। इस साल तो कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, लेकिन जब से ये सेक्शन आया है तब से इसमें हर साल कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स लगा ही रहता है। कभी इस सेक्शन के लिए बोला गया था, पुराने अगर मैं बात करूं तो इस सेक्शन के लिए बोला गया था कि सेक्शन का बेनिफिट सिर्फ कंपनी को मिलेगा। आज के दिन सबको मिलता है। इस सेक्शन में पहले कहा गया था कम से कम 50 एम्प्लॉई क्रिएट करने होंगे, एम्प्लॉयमेंट 50 एम्प्लॉय हायर करने होंगे। कभी कहा गया कम से कम 100 एम्प्लॉय हायर करने होंगे। अब नंबर ऑफ एम्प्लॉय में कोई कंडीशन नहीं। पहले कहा गया था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जो वर्कमैन है उसको हायर करोगे तो बेनिफिट मिलेगा। अब कहता है किसी भी एम्प्लॉय को हायर करो, हम बेनिफिट देंगे, तुम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो। बहुत सारे रिलैक्सेशन इस सेक्शन में दिए गए हैं। कंपनी होना अब जरूरी नहीं, सभी एसएससी को हम बेनिफिट देंगे। वर्कमैन होना जरूरी नहीं, हर एम्प्लॉय को हम बेनिफिट देंगे। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमें कोई मतलब नहीं, तुम 10 नए एम्प्लॉय क्रिएट कर दो, हम बेनिफिट इस सेक्शन का तुमको देंगे। सर, एम्प्लॉय को जो आप सैलरी देते हैं, राइट, वो कहां बेनिफिट मिलता है? PGBP में हम उसे एम्प्लॉय सैलरी एक्सपेंसेस बोल के डेबिट कर देते हैं। मान लो मैंने 10 नए एम्प्लॉय हायर किए 10 नए एम्प्लॉय हायर किए मैंने, तो 10 नए एम्प्लॉय को जो मैंने सैलरी दी वो PGBP में एक्सपेंस बोल के माइनस हो जाएगा। प्लस उसी सैलरी का 30% का डिडक्शन हमें इस सेक्शन में मिलेगा ग्रॉस टोटल इनकम के बाद। और ऐसा एक बार नहीं, 3 बार मिलेगा। 100 रुपए की सैलरी दो ऐसे समझो, ये सेक्शन क्या कहता है, 100 रुपए की सैलरी दो, PGBP में एक्सपेंसेस जला हो गया, उसके बाद उसका 30%, 30 रुपए तुमको 3 साल तक बेनिफिट मिलेंगे। 30 रुपया इस साल, 30 रुपया अगले साल, 30 रुपया अगले साल। ऐसा है ये सेक्शन। कहता है तुम इकोनॉमी में एक अच्छा काम करो, क्या? एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो।
जैसे तुम इकोनॉमी में एक अच्छा काम कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर रहे थे, तो तुमको 80C का डिडक्शन मिला, 80CCC मिला, 80CCD मिला। तुम हेल्थ वाइज कॉन्शियस थे, हेल्थ के तरफ तुम्हारा ध्यान था, तो तुमको क्या मिला? 80D, 80DD, 80U, 80DDB का बेनिफिट हेल्थ से रिलेटेड। तुम लोन लेके पढ़ाई कर रहे हो, तुम लोन लेके घर खरीदे हो, तुम लोन लेके इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदे हो, ये सब कहीं ना कहीं अपलिफ्टिंग में काम आता है। एजुकेशन अपलिफ्टिंग में काम आता है। अपना घर रहना अच्छी बात है, गवर्नमेंट इंकरेज करती है, किराए के मकान में कब तक रहोगे, लोन लो, अपना घर खरीदो। और ईवी यानी थोड़ा पॉल्यूशन कम करो, पेट्रोल डीजल ऐसे ही महंगा हो रहा है, कहीं ना कहीं एक कॉज था। तो वो एक कॉज को तुम कंप्लीट कर रहे हो, तुमको गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है। 80E, 80EE, 80EEA, 80EEB सब हमने क्लास में पढ़ा। इनकम इनइक्वलिटी, कोई अमीर है कोई गरीब है, समाज का विकास नहीं हो सकता अगर उस समाज में कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं। तो उसको मेंटेन करना होगा, इनकम इक्वलिटी लाना होगा। इसके लिए बोला 80G, डोनेशन दो, समाज सेवा करो, डिडक्शन लो 80G। अपना मकान नहीं खरीद पाए, लोन नहीं ले पाए, किराए के मकान में रहते हो, चलो 80GG ले लो, है ना। बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है, 80TTA ले लो। एफडी करवाई थी, सीनियर सिटीजन हो, TTB ले लो। बागवान लिखे हो, चेतन भगत हो, QQB ले लो। फुगसुक वांगरू हो, पेटेंट है, रॉयल्टी इनकम आती है, RRB ले लो। तो हर सेक्शन का कुछ ना कुछ कनेक्शन है। वैसे इस सेक्शन का कनेक्शन क्या है? तुम एक बिजनेसमैन हो और तुम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हो, नए नए एम्प्लॉय हायर कर रहे हो। तो तुम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हो, इट इज गुड कि तुम लोगों को नौकरी दे रहे हो। तो कहता है ये सेक्शन कि हम तुमको सैलरी के खर्चे का डिडक्शन तो मिलेगा ही PGBP में, उस खर्चे का 30% का डिडक्शन हम एक बार नहीं 3 बार देंगे, 1 साल नहीं 3 साल तक देंगे। तुम एम्प्लॉय रख के तो देखो। बट ऑब्वियस सी बात है, हम कभी कोई बेनिफिट लेते हैं तो उसके कुछ कंडीशंस होते हैं। अब वो कंडीशंस मैंने यहां समराइज की हुई है, क्वेश्चन करेंगे, फिर थ्योरी में क्या लिखा हुआ है पढ़ लेंगे। 80JJAA चैप्टर 6A का डिडक्शन पार्ट C की कैटेगरी में आता है, इनकम बेस्ड डिडक्शन। आपने पढ़ा हुआ है पार्ट C, इनकम बेस्ड डिडक्शन रेंज 80IA टू 80 RRB वाली कैटेगरी में आता है। 80JJAA मतलब रिटर्न टाइम पर फाइल करेंगे, रिटर्न फाइल करते समय इसका बेनिफिट क्लेम करेंगे। 2 कंडीशन तो है ही है इनकम बेस्ड डिडक्शन के लिए। सर एग्जाम नाइट का टॉपिक है, तुम ABC एनालिसिस पे बिलीव करते हो तो ये एक कैटेगरी वाला टॉपिक है, चैप्टर के अंदर एक कैटेगरी वाला टॉपिक है। तुमको मान लो कोई बोले कि डिडक्शन चैप्टर एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं डिडक्शन चैप्टर की बात नहीं बोल रहा, मैं 80JJAA की बात कह रहा हूं कि ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 से 8 मार्क्स तक भी कभी कभी चला जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। सर क्या एग्जाम में सिर्फ 80JJAA बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है? आराम से आ सकता है, इसमें इतनी पावर है कि एक अकेला क्वेश्चन ये फ्रेम आपको एग्जाम में करवा के दे सकता है 5-6 मार्क्स तक का, ठीक है। इसलिए थोड़ा ध्यान से इसकी तैयारी करके जाना। समझो कि मैं तुम्हारे 5-6 मार्क्स की तैयारी करवा रहा हूं। सर डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉय, तुम नए एम्प्लॉय क्रिएट करो। पुराने जो हैं तुम्हारे पास 100 एम्प्लॉय थे पिछले साल तक, इस साल 120 हो गए, तो तुमको 20 एम्प्लॉय का बेनिफिट मिलेगा। 100 तो तुम्हारे पास थे ही, तुमने 20 नए क्रिएट किए, तुमको उस 20 नए एम्प्लॉय की सैलरी से रिलेटेड जो तुम्हारे खर्चे आए हैं उसका यहां डिडक्शन मिलेगा। सर 20 नए रखे थे लेकिन 20 छोड़ के चले गए, 100 थे 100 ही रह गए, बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्या कहता है ये सेक्शन? 100 थे 20 हायर किए 120, लेकिन उसी साल 20 दूसरे वाले छोड़ के चले गए, वापस 100 पे आ गए, यानी ईयर एंड पे तुम्हारे नंबर बढ़े ही नहीं, तो तुमको बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। तुमको बेनिफिट कब मिलेगा? जब ईयर एंड पे तुम्हारे टोटल एम्प्लॉय के नंबर बढ़ने चाहिए। बोला सर एम्प्लॉय का वर्कमैन होना जरूरी है क्या? वर्कमैन होना जरूरी नहीं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का एक रेफरेंस है, पहले इस सेक्शन में होता था, अब नहीं है, यहां लिखा हुआ है। देखिए लास्ट पॉइंट अगले पेज पे नोट्स में ही लिखा हुआ है मैंने, अगर आप नोट से देखो तो भी याद रहेगा, यहां बुक से और मेरे क्लास नोट से देखो तो भी याद रहेगा। यहां देखो क्या लिखा है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एम्प्लॉय शुड क्वालिफाई एज अ वर्कमैन अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट फॉर द एम्प्लॉयर टू अवेल द बेनिफिट अंडर सेक्शन 80JJAA। शुरू में जब यह सेक्शन आया था तो कहा था इस सेक्शन का बेनिफिट सिर्फ कंपनी को मिलेगा, अब ऐसा नहीं है। मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉय इतने क्रिएट करने होंगे, अब ऐसा नहीं है। वर्कमैन होना जरूरी है, अब ऐसा नहीं है। तो वर्कमैन पे आज तक क्वेश्चन पूछ रहा है कि एम्प्लॉय वर्कमैन नहीं है, कोई बात नहीं सर बेनिफिट मिलेगा।
इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अकॉर्डिंग वर्कमैन नहीं है, कोई बात नहीं सर, बेनिफिट मिलेगा। सर मैं 115 बीएससी ऑप्ट कर लेता हूं, बेनिफिट मिलेगा। कोई भी एसएससी हो, कोई भी पर्सन हो, इंडिविजुअल, फर्म, एलएलपी, कंपनी, सबको ये बेनिफिट मिलेगा। तुम खाली ये बताओ कि तुम बिजनेस चला रहे हो कि नहीं। हाँ सर मैं बिजनेस चला रहा हूं। सिर्फ बिजनेस ही नहीं चलाना है, उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। सर 1 करोड़ के ऊपर टर्नओवर पे क्या होता है, एक सेक्शन पढ़ेंगे हम लोग आगे। जस्ट अगला चैप्टर हमारा पीजीबीपी ही है। डिडक्शन चैप्टर खत्म होने वाला है, आज लास्ट क्लास है। डिडक्शन चैप्टर की आज लास्ट क्लास है, इसलिए मैंने बोला जो बच्चे YouTube पे इस वीडियो को देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाओ, शुरू की 4 क्लास देख के 5वीं में आओ। रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, मजे हैं तुम्हारे, ये चैप्टर कंप्लीट, नई चैप्टर की शुरुआत। तुमको पता है कि जब कोई चैप्टर खत्म हो रहा है तो तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना। और वो मेहनत मैंने पिछली क्लास में ही करवा दी, क्योंकि क्या बोला था पिछली क्लास में, क्लास में इंस्ट्रक्शन दिया था, जब तक सारे क्वेश्चन न बना लो तब तक आज की क्लास स्टार्ट मत करना। ठीक, जितना पढ़ाया है लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 4 में सारा रिवीजन करने बोला था, और सेट ए सेट बी के सारे क्वेश्चंस तुमको करके आने बोले थे, रिवीजन करके आने बोले थे, रफ नोट्स में बनाने बोले थे, विद फॉर्मेट विदाउट फॉर्मेट, जैसा भी है। जो भी डाउट है तुमको मैंने बोला था मेरे से पूछ लेना, तभी आज की क्लास स्टार्ट करना। मतलब जो आखिरी क्लास में मेहनत करते हैं नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, वो तुम कर चुके हो, तो अच्छी बात है। सर टैक्स ऑडिट हो रही हो तुम्हारी, ये सेक्शन बोलता है, इस सेक्शन का बेनिफिट हम किसी भी एसएससी को दे सकते हैं, खाली उसकी टैक्स ऑडिट होनी जरूरी है। ऑब्वियस सी बात है, टैक्स ऑडिट कब होगी, जब वो बिजनेस रन करेगा। ऑब्वियस सी बात है कब होगी, जब उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा होगा। ऐसा कहां लिखा है, पीजीबीपी की क्लास में सेक्शन 44 AB में। और वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे, नए एम्प्लॉय हायर करे, और इस तरीके से हायर करे कि उसके टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय बढ़े। 10 हायर किया, 10 छोड़ के चले गए तो 0 पे आ गए, बेनिफिट नहीं मिलेगा। कहता है डिडक्शन कितना मिलेगा, जितने भी तुम नए एम्प्लॉय हायर किए हो उसकी सैलरी, मान लो तुम नए एम्प्लॉय 10 महीने के लिए रखे, तो 10 महीने की, मान लो 20 एम्प्लॉय, तो 10 महीने की 20 एम्प्लॉय की जितनी सैलरी होगी वो तुमको पीजीबीपी में घटाने मिलेगी ही मिलेगी। यहां 30% का डिडक्शन ले लेना, और ऐसा 3 साल तक लेना। इस साल तुमने नए एम्प्लॉय हायर किए, 10 लाख का खर्चा हुआ, 3 लाख 3 बार मिलेगा, एक बार ही नहीं 3 बार मिलेगा। कहता है डबल बेनिफिट दोगे सर, हाँ मैं तुमको डबल बेनिफिट दूंगा। पीजीबीपी में मैं तुम्हारे एम्प्लॉय की सैलरी को एक्सपेंस बोल के अलाउ भी करूंगा, और तुमको मैं यहां 30% का डिडक्शन भी दूंगा। कहां, जीटीआई के बाद चैप्टर 6A के अंदर। खाली तुम रिटर्न टाइम पर फाइल कर लेना, रिटर्न में क्लेम करना भूल मत जाना। कहता है सर ये इनकम बेस्ड डिडक्शन है। यस इनकम बेस्ड डिडक्शन है, पार्ट सी बोलते हैं इसको हम लोग, पार्ट सी ऑफ चैप्टर, पार्ट सी ऑफ चैप्टर 6A का डिडक्शन 80 IA2 RRB। अच्छा सर तब तो रिटर्न में क्लेम करना जरूरी है। हाँ सर रिटर्न को टाइम पर फाइल करना जरूरी है। हाँ सर टैक्स ऑडिट होती है तो आरओआई का ड्यू डेट क्या है, 31 अक्टूबर 2023। तुम्हारी क्लास कौन सी ईयर की चल रही है, 22-23 की चल रही है। असेसमेंट ईयर 23-24 की चल रही है। लेटेस्ट क्लास, अपडेटेड क्लास, अमेंडेड क्लास फ्रॉम द लेटेस्ट बुक और नोट्स। ठीक, तुमको रिटर्न टाइम पर फाइल करना है, 31 अक्टूबर तक फाइल करना है। जिनका ऑडिट होता है उनके लिए ड्यू डेट क्या है, जनरली 31 अक्टूबर। जनरली बोल रहा हूं, 3 ड्यू डेट होते हैं, जुलाई तो हो ही नहीं सकता, एक और हो सकता है 30 नवंबर अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो, बट उसमें मैं नहीं जा रहा। साथ में एक और एडिशनल कंडीशन है इस सेक्शन का बेनिफिट लेने के लिए, सीए की रिपोर्ट लगानी पड़ेगी फॉर्म नंबर 10DA में 1 महीना पहले। जब आरओआई की ड्यू डेट है तुम्हारी 31 अक्टूबर, उससे 1 महीना पहले यानी 30 सितंबर तक। बोला सर सीए की रिपोर्ट क्यों लगानी होगी, सीए रिपोर्ट करेगा इसमें, सर्टिफिकेट यानी इशू करेगा कि तुम जो बेनिफिट ले रहे हो वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80JJAA है। मतलब इसके अंदर जो कंडीशंस लिखी हुई है उसका सारा कंप्लायंस तुम कर रहे हो। बोला सर कैसी कंडीशंस, जैसे आपके पास अब आने वाला है कंडीशन में कि ये बिजनेस नया होना चाहिए, अमलगमेशन, डिमर्जर, बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग, किसी का पुराना बिजनेस खरीद लिए हो उसमें नए एम्प्लॉय हायर कर रहे हो, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कैपिटल गेन की क्लास आपकी हो चुकी है, अमलगमेशन डिमर्जर आप पढ़ चुके हैं। अमलगमेशन है, डिमर्जर है, बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, किसी का पुराना बिजनेस चलता हुआ आपने खरीद लिया फैक्ट्री, अब उसमें नए एम्प्लॉय रख रहे हो आप, वो सब बेनिफिट नहीं मिलेगा, नया बिजनेस होना चाहिए। उसके बाद एम्प्लॉय में कुछ कंडीशंस हैं, सैलरी में कुछ कंडीशंस हैं। तो भाई इतने सारे कंडीशंस इस सेक्शन में हैं कि एक सीए की सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, रिपोर्ट चाहिए ही चाहिए। वो रिपोर्ट 1 महीना पहले फाइल हो जाए, कब, आरओआई ड्यू डेट के पहले। तो ये एक एडिशनल कंडीशन है। रिटर्न तो टाइम पर फाइल करनी ही पड़ेगी।
रिटर्न तो टाइम पर फाइल करनी ही पड़ेगी। उसके अलावा ये रिपोर्ट भी 1 महीना पहले सबमिट करनी पड़ेगी अगर तुम इस सेक्शन का बेनिफिट लेना चाहते हो। बोला सर बिजनेस नया होना चाहिए, उसके अंदर एम्प्लॉय नए होने चाहिए। सर अमलगमेशन से किया हुआ बिजनेस, मतलब 2 बिजनेस आपस में मिल गए, अमलगमेट हो गए और नया बिजनेस स्टार्ट हुआ, वहां पर इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। डिमर्जर करके आपने एक यूनिट अलग कर दी अलग कंपनी के नाम से, बेनिफिट नहीं मिलेगा। बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन, वो कभी हम लोग इंडिविजुअल वाली फर्म को कंपनी में कन्वर्ट कर देते हैं, फर्म को कंपनी में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरीके से अगर बिजनेस तुमने स्टार्ट किया है तो 80JJAA का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट कहता है कि अगर मान लो नेचुरल क्लैमिटी के कारण तुम्हारा बिजनेस बंद हुआ है, लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन, और उस बिजनेस को तुमने विद इन 3 इयर्स एस्टैब्लिश कर लिया है, जिस ईयर में बिजनेस बंद हुआ था, फ्रॉम द एंड ऑफ ईयर ऑफ क्लोजर। सर जिस ईयर में मान लो फ्लड के कारण मेरा बिजनेस बंद हुआ, जिस ईयर में बंद हुआ उसके एंड से 3 साल के अंदर अगर मैंने उस बिजनेस को रिवाइव कर लिया और वहां मैंने नए एम्प्लॉय को रखना चालू किया तो मुझे 80JJAA का बेनिफिट मिलेगा। यहां मिल सकता है अ काइंड ऑफ पुराना बिजनेस हुआ लेकिन बेनिफिट मिलेगा तुमको। ठीक है, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन में आया कि मैं एक रनिंग कोई फैक्ट्री थी जिसको परचेज कर लिया, नया बिजनेस नहीं है, वो एक रनिंग फैक्ट्री है जिसको मैंने परचेज किया है, बिजनेस बाय आउट, और अब वहां मैं एम्प्लॉय क्रिएट कर रहा हूं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा हूं। सर 80JJAA का बेनिफिट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। सर एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, अब सीए के ऊपर जो मैंने बोला सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, क्यों? अब देखिए धुआंधार कंडीशन सब है नीचे, और ये सब एग्जाम का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, अब यहां पर जितने भी पॉइंट्स हैं ये वाले सब एग्जाम के प्रैक्टिकल पॉइंट, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को बनाने में हेल्प करेंगे। सर अभी तक तो ठीक है, नया बिजनेस होना चाहिए, रिटर्न टाइम पर फाइल करेंगे, सीए का सर्टिफिकेट लेंगे, 2 बार बेनिफिट मिल रहा है, टैक्स ऑडिट, ये सब तो ठीक है। अब जो रियल कंडीशंस हैं जिसके बेसिस पर हमारे 6 से 8 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में, अब वो आपके सामने आ रहे हैं। ठीक, चलिए सर क्या कहता है, जो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट है जिसका आप 30% लेंगे और बेनिफिट लेंगे, डिडक्शन लेंगे, उसमें कौन आ रहे हैं? सर नए एम्प्लॉय, नई एडिशन, जो तुमने एम्प्लॉय रखे जिसके कारण तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय बढ़ गए एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, नंबर ऑफ एम्प्लॉय एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर शुड इंक्रीज। पिछले साल 100 थे, तुमने 20 रखे और 20 छोड़ के चले गए पुराने वाले, तो तुमको किस बात का बेनिफिट? तुम्हारे नंबर ऑफ एम्प्लॉय बढ़ने चाहिए एट द एंड ऑफ द ईयर। पिछले साल के अंत में कितने थे, इस साल के अंत में कितने हैं, बढ़ने चाहिए तो बेनिफिट मिलेगा। सर बढ़े थे लेकिन सैलरी कैश में दे दिए, नहीं मिलेगा बेनिफिट, कैश सैलरी अलाउड नहीं है, यहां मना है। तुम कैश सैलरी दो ना, बोला सर कैश सैलरी तो दे सकते हैं, अरे दो ना तुम, कोई दिक्कत नहीं है, कैश सैलरी दो तुम, ठीक, लेकिन तुमको 80JJAA का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ऐसे भी पीजीबीपी में कैश खर्चों पर एक लिमिट है 10,000 रुपए की, वो हम पीजीबीपी की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, पीजीबीपी की क्लास में कैश में जो बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं उस पर एक लिमिट होती है 10,000 रुपए की, तो ऐसे ही वहां पर लिमिट काम करेगी। एनीवे सर अगर तुम सैलरी कैश में दे रहे हो तो तुमको 80JJAA का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अच्छा, सैलरी में हम लोग पढ़ते हैं परक्यूजिट्स होते हैं, रहने के लिए घर देते हैं, चलाने के लिए कार दे देते हैं, सर उनका 80JJAA का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो मान लो तुम सैलरी दे रहे हो, बोनस दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, यानी कैश कंपोनेंट, मॉनेटरी, जो मॉनेटरी पेमेंट कर रहे हो ना तुम, सैलरी, बोनस, कमीशन, अलाउंसेस, हम उन सब का बेनिफिट दे रहे हैं। एग्जाम में बोनस अलाउंसेस नहीं पूछता है, जैसे सैलरी के क्वेश्चन में तो काफी सारे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सैलरी के क्वेश्चन में क्या रहता है, बेसिक सैलरी, डीए, ट्रैवल अलाउंस, रहने के लिए घर दे दिया, चलाने के लिए कार दे दिया, सर्वेंट दे दिया, ऐसे तरह के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। ध्यान रखना, तुम्हारा जो एग्जाम में 80JJAA का क्वेश्चन आएगा सिंपल होगा कि बेसिक सैलरी दिया, बोनस डीए तक नहीं होता, होगा तो बेनिफिट ले लेना, लेकिन रहने के लिए घर दिया, चलाने के लिए कार दिया, घर में नौकर दिया, उन सब का बेनिफिट यहां नहीं मिलता है, परक्यूजिट्स का बेनिफिट नहीं मिलता है। सर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है वेरियस फंड्स में एम्प्लॉय के बिहाफ में फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय, सैलरी में पढ़ते हैं उसको हम टैक्सेबल भी करते हैं, कुछ को टैक्स फ्री भी करते हैं, हम उनके अगेंस्ट में डिडक्शन नहीं देंगे, क्रॉस कर दिया है। सर रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी देते हैं लाइक ग्रेचुटी, लीव, सैलरी, पेंशन, रिट्रेचमेंट कंपनसेशन, ठीक है सर इन सब के अगेंस्ट में तुमको डिडक्शन नहीं मिलेगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब ये सारे पॉइंट्स, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये तुम्हारी एडिशनल एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे। इन सब के चलते जो तुम्हें सैलरी में ये सब अमाउंट जो सैलरी में मान लो हम सैलरी चैप्टर में टैक्सेबल भी करते हैं और नहीं भी टैक्सेबल करते हैं,
ठीक है, इन सब के चलते डिडक्शन नहीं मिलेगा। बोला सर किसके चलते मिलेगा? फिर प्लेन बेसिक सैलरी दो। अच्छा, क्वेश्चन वैसा ही आता है। देखो क्वेश्चन कैसा आता है, देखो क्वेश्चन का नमूना, ये रहा क्वेश्चन और ये रहा सैलरी। टोटल मंथली इमोल्यूमेंट्स ऑफ द एम्प्लॉय 24,000 रुपए। बस सर कोई झंझट ही नहीं रहती है एग्जाम में, बहुत प्लेन क्वेश्चन सैलरी पर देगा कि भाई टोटल सैलरी इतनी है इसकी, अब देख लो तुमको बेनिफिट कितना देना है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय है, कौन से महीने में ज्वाइनिंग है वो है, अब तुम इसमें से देखो कौन सा एम्प्लॉय एलिजिबल है, कितने महीने काम किया है, उससे एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट निकाल लो, 30% लेके डिडक्शन ले लो। बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी इसमें आएंगे, पहले कंप्लीट कर लेते हैं। बट ध्यान रखना, अगर कोई सैलरी तुम कैश में दे रहे हो, कैश सैलरी पर तुमको एग्जाम में डिस्टर्बेंस कर सकता है। ठीक है, कैश सैलरी का तुमको डिडक्शन नहीं लेना है। सर रिटायरमेंट बेनिफिट्स हम लोग पढ़ते हैं काफी सारी जगह कि टैक्सेबल होता है, सैलरी हेड में भी पढ़ते हैं, ग्रेचुइटी टैक्सेबल, लीव सैलरी टैक्सेबल, पेंशन टैक्सेबल। करो तुम टैक्सेबल, उसको एम्प्लॉय को दो, टैक्सेबल करो, पीएनएल अकाउंट में डेबिट करो। लेकिन 80JJAA में जो हम डिडक्शन लेंगे 30% ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट, उसमें ये सब नहीं आएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने में बहुत हेल्पफुल रहेगी ये इन्फॉर्मेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये जस्ट बिफोर एग्जाम वाला बात है। जस्ट बिफोर एग्जाम, सर एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने वाले हैं, जस्ट बिफोर एग्जाम सर एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने वाले हैं, डिडक्शन चैप्टर के नोट्स हाथ में, क्या देखो? सबसे पहले इसको देखना है, जो तुम एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट निकालोगे, जिसका 30% निकालोगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, पर मंथ सैलरी, जो वर्कर, कौन कौन से एम्प्लॉय मेरे एलिजिबल होंगे, किसकी किसकी सैलरी को मैं टोटल एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट में लेके आऊंगा 30% का बेनिफिट लेने के लिए। उसमें तुम कैजुअल वर्कर को नहीं लेना। कैजुअल वर्कर टेम्पररी वर्कर होते हैं, डेली वेजर टाइप के, आज आए काम करने 500 रुपया मिलेगा, दिहाड़ी वाले मजदूर बेसिकली। कैजुअल वर्कर कौन है? डेली बेसिस पर आएंगे, काम करेंगे, पैसा लेंगे, जाएंगे, आएंगे, काम करेंगे, पैसा लेंगे, जाएंगे, परमानेंसी नहीं है इनकी। कैजुअल वर्कर मतलब बेसिकली एम्प्लॉयर इनके लिए कोई पेंशन स्कीम नहीं चला रहा, कोई प्रोविडेंट फंड नहीं चला रहा, तो ऐसे एम्प्लॉय के बेसिस पर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। सर डिडक्शन किसके बेसिस पर मिलेगा? जो तुम्हारे रेगुलर एम्प्लॉय हैं, जो तुम्हारे रेगुलर एम्प्लॉय हैं, परमानेंट एम्प्लॉय हैं, उनके बेसिस पे मिलेगा। तुम क्या करना चाहते हो जी? हमने नौकरी दी, कैसी नौकरी? डेली वर्कर की। आज काम है तो बुलाओगे, कल काम नहीं है तो मना कर दोगे, जी आज काम नहीं है जाओ। काम है तो बुला लोगे, 400 रुपया दे दोगे, कल काम नहीं है तो बोलोगे जाओ। ऐसे एम्प्लॉय रखने नहीं बोले, ऐसे एम्प्लॉय का हम तुमको डिडक्शन नहीं देंगे। अच्छा, कुछ एम्प्लॉय हैं जिनको तुमने सैलरी बहुत ज्यादा दे रखी है, 25,000 रुपया पर मंथ से ज्यादा, हम उसका बेनिफिट नहीं देंगे तुमको। थोड़े से वो कहते हैं ना मिडिल रेंज वाले एम्प्लॉय रखने हैं, 20,000, 18,000, 22,000। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है, अमीरों को और अमीर नहीं बनाना है। सर जो एम्प्लॉय 27,000, 30,000, 35,000 रुपए कमा रहा है, वो तो कहीं भी कमा लेगा, वो तो एडुकेटेड सेक्शन में आ गया। सर हम उस एम्प्लॉय, उस लोगों की बात कर रहे हैं जो एम्प्लॉयमेंट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, 12,000, 14,000, 18,000, फैक्ट्री वर्कर्स बेसिकली। एसी हॉल, एसी रूम में, एसी ऑफिस जो होते हैं उसमें बैठ के जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, कोई 60,000 की सैलरी पे, कोई 70,000 की सैलरी पर, हम उसकी बात यहां कर ही नहीं रहे। सर 25,000 और उससे कम वाली सैलरी वाले लोग कौन होंगे? फैक्ट्री वर्कर, जो साइट पे काम कर रहे होंगे वही तो होंगे। बस गवर्नमेंट यही चाहती है, ऑफिस में बैठे बाबुओं के लिए हम डिडक्शन नहीं देंगे। फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो, वहीं मिलेंगे वर्कर 18,000, 12,000 वाले। ठीक है, कहता है परमानेंट एम्प्लॉय रखने हैं, ऐसे एम्प्लॉय जिसका तुम आरपीएफ मेंटेन नहीं कर रहे, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। सैलरी की क्लास में पढ़ते हैं ना कि एम्प्लॉय का आरपीएफ मेंटेन होता है, इक्वल कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर उसमें डालता है। तुम्हारे वर्कर रेगुलर वर्कर होने चाहिए, परमानेंट वर्कर होने चाहिए, जिसके लिए तुम आरपीएफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, वो होने चाहिए। सर क्वेश्चन में कैजुअल वर्कर है, मत लेना। क्वेश्चन में कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर है, जो थर्ड पार्टी वर्कर होते हैं, मतलब किसी के पेरोल पे है, काम करने मेरे यहां आते हैं। जैसे आप आईसीआईसीआई बैंक में जाओ तो जो बाहर का सिक्योरिटी गार्ड होगा, तुम मान लो किसी बैंक में विजिट करते हो, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, बाहर में जो किसी भी बैंक के एटीएम में जाते हो, तो जो बाहर का सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो उससे बात करना, वो सिक्योरिटी गार्ड किसी थर्ड पार्टी एजेंसी ने भेजा होता है, वो बैंक का एम्प्लॉय नहीं होता है, बैंक का परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होता, वो किसी सिक्योरिटी एजेंसी का एम्प्लॉय होता है। बैंक वाले क्या करते हैं, सिक्योरिटी एजेंसी को फोन करके बोलते हैं कि हमारी 5-10 ब्रांच है, 5-10 एटीएम सेंटर है, 20-25 एम्प्लॉय चाहिए सिक्योरिटी वाले,
8-8 घंटे के शिफ्ट में एक दिन में एक जगह 3 एम्प्लॉय, ऐसे करके हमें आपसे 200 एम्प्लॉय चाहिए। मैन पावर सप्लाई की कंपनियां। तो अगर मेरे पास कैजुअल वर्कर हैं, दिहाड़ी वाले, मैं फैक्ट्री चलाता हूं लेकिन मेरे खुद के एम्प्लॉय नहीं है, मैंने किसी मैन पावर सप्लाई कंपनी से बात करके वहां मैंने एम्प्लॉय वर्कर को, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर को बुलाया हुआ है, तो सर उन सब का बेनिफिट नहीं मिलेगा। 30% के डिडक्शन में हम काउंटिंग नहीं करेंगे। सर ऐसे एम्प्लॉय जिनका सारा का सारा कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट दे रही है पेंशन स्कीम में, हम ऐसे एम्प्लॉय को भी काउंट नहीं करेंगे। ऐसे एम्प्लॉय जो तुमने लास्ट मोमेंट पे रखे हैं, मार्च में, जनवरी में, दिसंबर में, एक एम्प्लॉय तुमने दिसंबर में हायर किए, 4 महीने काम किया ना, 120 दिन, ऐसे एम्प्लॉय को हम बेनिफिट नहीं देंगे। ऐसे एम्प्लॉय के लिए हम बेनिफिट नहीं देंगे, मतलब जो 240 दिन से काम करे, कम काम करे। मान लो मेरे यहां मैंने 50 एम्प्लॉय रखे हैं लेकिन नवंबर में, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 185 दिन तो हुए, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, इसका हमें डिडक्शन नहीं मिलेगा। बोला सर 240 दिन तो बहुत होते हैं, तो गवर्नमेंट ने बोला कुछ इंडस्ट्री के लिए हम 150 कर देते हैं इस लिमिट को। अगर क्वेश्चन अपैरल बिजनेसमैन का होगा, फुटवेयर बिजनेसमैन का होगा, लेदर प्रोडक्ट, आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप किस में डील कर रहे हैं, फुटवेयर में, लेदर प्रोडक्ट्स में, अपैरल इंडस्ट्री में, कपड़े बनाते हैं, हम वहां पर 150 दिन कर देंगे, अदरवाइज स्टैंडर्ड 240 रखेंगे। बोला सर तो मैं क्या दिसंबर में हायरिंग बंद कर दूं, मैं दिसंबर में एम्प्लॉय ना रखूं? अरे रखो तुम दिसंबर में। दिसंबर में जिस एम्प्लॉय को तुम रखे हो उसका इस साल बेनिफिट नहीं मिलेगा, अगले साल जरूर मिल जाएगा। मान लो मैंने दिसंबर में रखे 40 एम्प्लॉय, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 120 दिन, इस साल तो बेनिफिट नहीं मिला। लेकिन अब अगर वो अगले साल मेरे यहां 240 दिन काम कर लिए तो वो अगले साल क्वालिफाई कर जाएंगे। अगले साल की जो उनकी सैलरी होगी, अगले साल न्यू एम्प्लॉय बोल के उन्हें 30% का उसका 80JJAA का बिजनेसमैन को डिडक्शन मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया? ताकि तुम जनवरी, फरवरी, मार्च में भी हायरिंग कंटिन्यू रखो। तुम्हें लोगों को रखना है, डरो मत, तुम जनवरी, फरवरी, मार्च में भी हायरिंग करो, हम उन सब के लिए अगले साल तुमको डिडक्शन दे देंगे। तो इससे क्या होगा, तुम 12 महीने नौकरी पे रखोगे लोगों को। अप्रैल, मई, जून में रख लिए तब तो अच्छी बात है, उसी साल से बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर मान लो तुमको दिसंबर, जनवरी, फरवरी में भी रखना है तो रखो, उन सब एम्प्लॉय का अगले साल बेनिफिट मिल जाएगा। अगर अगले साल वो तो कम से कम 240 दिन काम करते हैं या फिर इस 3 इंडस्ट्री में 150 दिन काम करते हैं। फिनिश। इस सेक्शन में और कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और जो 2 पेज में लिखा है उसको पढ़ना है। कोशिश तो की है मैंने समराइज करने की इसमें पूरे सेक्शन को 15-20 मिनट में, ठीक है। लिखिए इसको। सर एक मैंने कोशिश की है, ठीक, 15-20 मिनट में इसको समराइज करने की, लेकिन अभी क्वेश्चन भी करेंगे और अभी 2 पेज के नोट्स भी पढ़ेंगे, तब जाके पूरी क्लैरिटी आएगी। ये जो 2 पेज के नोट्स हैं इसको भी अभी पढ़ेंगे। सर ऐसे समझिए 80 to 90% वी हैव कवर्ड रिगार्डिंग दिस सेक्शन, लेकिन प्लीज अभी क्वेश्चन करना है, अभी इस 2 पेज को पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। लिखिए इसको, पहले इसको अच्छे से लिखिए। एकदम परफेक्ट नोट्स बनवा दिया है आपका मैंने एग्जाम्स के लिए। फ्रेश पेज पे आ जाइएगा, फ्रेश क्लास, फ्रेश पेज, ऊपर डेट टाइम जो कहता हूं वो कीजिए। पेज नंबर, बुक का पेज नंबर कॉपी में, कॉपी का पेज नंबर बुक में, ऊपर में लेक्चर नंबर, टाइम, डे, किस दिन इस वीडियो को देख रहे हैं आप, वो सब लिखिए। डन। वीडियो रोक के लिखा ये पोर्शन, आगे चलें। डन। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सर एम्प्लॉय को जो आप सैलरी देंगे वो तो पीजीबीपी में अलाउ हो जाएगा, हाँ, उसके बाद यहां और 30% का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन जितने एम्प्लॉय एलिजिबल होंगे सबका तो नहीं मिलेगा। अभी देख लिया ना आपने, सारे एम्प्लॉय एलिजिबल नहीं हो सकते, तो जो जो एलिजिबल एम्प्लॉय होंगे उसका कॉस्ट निकाल के 30% का डिडक्शन ले लेंगे 80JJAA में। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। डन। नेक्स्ट।
सर अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी मान लो 20,000 रुपए है और वो रेगुलर एम्प्लॉय है, सैलरी मात्र 20,000 रुपए है, 240 दिन काम किया, सर अप्रैल में रख लिया था, रेगुलर एम्प्लॉय है, उसका आरपीएफ अकाउंट में मेंटेन होता है, सैलरी भी 20,000 रुपए है, सब कुछ एलिजिबल है, लेकिन क्या किया तुमने, वो सैलरी उसको पर मंथ कैश में दिए हो, सर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। 80JJAA का डिडक्शन उस सैलरी पे नहीं मिलेगा, मना है कैश सैलरी। ठीक है, हमें यह देखना है कि कितने वर्कर एलिजिबल हैं और उनको तुमने पेमेंट कैसे की है। पेमेंट चेक से, ड्राफ्ट से, ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हो तुम, अकाउंट पे ही होना चाहिए बेसिकली। सर यूपीआई, आधार और वो जो भीम ऐप के थ्रू पेमेंट होता है, एनईएफटी, आरटीजीएस, हाँ वो सब चलेगा। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अकाउंट पे ही चेक, ये सब चलेगा। अब तुम कैश में दे रहे हो, मान लो तुम बेयरर चेक से दे रहे हो, बेयरर चेक तो भी एलिजिबल नहीं होगा। मान लो तुम क्रॉस चेक से दे रहे हो, क्रॉस चेक तो भी एलिजिबल नहीं होगा। बेयरर चेक नॉट एलिजिबल, क्रॉस चेक नॉट एलिजिबल। अगर चेक ही देना है तो अकाउंट पे ही चेक दो, नहीं तो ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग यूज करके उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, डिडक्शन मिल जाएगा। सर मोस्टली जो एम्प्लॉयमेंट में सैलरी जाती है वो अकाउंट ऑनलाइन ही क्रेडिट होती है, हर महीने सैलरी प्रोसेस होती है, तुम्हारा बैंक अकाउंट खुलता है, उसी में जाती है। सर हर कंपनी आजकल अगर अपने एम्प्लॉय हायर करती है, चाहे उस एम्प्लॉय की सैलरी मान लो 12,000 रुपए पर मंथ ही क्यों ना हो, एक तो ज्वाइनिंग के साथ अकाउंट खुल जाता है और सारा पैसा एक नंबर में अकाउंट के थ्रू ही आता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में। प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी कंपनी जो चलती है वो अपने सभी एम्प्लॉय को अकाउंट में ही पैसे देती है। अब एग्जाम में आ गया 20,000 रुपए कैश सैलरी तो बेनिफिट मत लेना, ये मैं कहना चाह रहा हूं। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है इंस्टीट्यूट, कोई भरोसा नहीं है उसका। सैलरी कंपोनेंट में परक्यूजिट्स नहीं आएगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू फंड्स नहीं आएंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट्स के पैसे नहीं आएंगे एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट में। पीएनएल अकाउंट में जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। सैलरी में टैक्सेबल होगा, कोई दिक्कत नहीं। पीजीवीपी में एक्सपेंस अलाउ कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हम 80JJAA में बेनिफिट नहीं देंगे इन सब का। मान लो मैंने अपने एम्प्लॉय को पेंशन दिया है रिटायरमेंट के बाद, या रिटायरमेंट के समय 15 लाख रुपए की ग्रेच्युटी दी है, तो वो तो पीएनएल अकाउंट में जाएगा, पीजीवीपी में एक्सपेंस कहलाएगा। हाँ सर, रहने के लिए मैंने घर दिया है तो उसके खर्चे जो होंगे वो पीजीवीपी में एक्सपेंस होंगे। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको 80JJAA का बेनिफिट उस पैसे का नहीं मिलेगा। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। चलिए सर ये 240 दिन वाली बात और 150 दिन वाली बात एग्जाम के लिए ध्यान रखना। इंडस्ट्री कौन सी है, फुटवेयर, लेदर एंड अपैरल इंडस्ट्री के क्वेश्चन हो तो फिर 240 की कंडीशन 150 में बदल जाती है। और ये भी ध्यान रखना, मैंने नए वर्कर रखे लेकिन जनवरी में, तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने 90 दिन, इस साल तो बेनिफिट मिलेगा नहीं। अगले साल अगर वो 240 और 150 वाली कंडीशन मेट करते हुए कंटिन्यू करते हैं हमारे बिजनेस में, तो अगले साल वो नए एम्प्लॉय कहलाएंगे। अगले साल उनके एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट का 30% का डिडक्शन मिल जाएगा। फर्स्ट ईयर में तो नहीं मिलेगा क्योंकि नंबर ऑफ डेज का कंडीशन मेट नहीं हुआ। क्वेश्चन में डेट ऑफ ज्वाइनिंग हर एम्प्लॉय की देख लेना होगा अच्छे से। अपने को लिख चुके हैं वीडियो रोक के, चलते हैं सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जाते समय एक बात का और ध्यान रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन में ये लिख रहा है कि मिस्टर A115 BSc ऑप्ट कर लिया है तो भी मत घबराना, 80JJAA का बेनिफिट दे देना। ये मैं तुमको पढ़ा चुका हूं पेज नंबर 2.8 पे। सर 6-8 मार्क्स तक का ये क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट 3 डेज रिवीजन में जरूर इस क्वेश्चन को देख लेना, इस पैटर्न को देख लेना। लास्ट 3 डेज रिवीजन। सर एग्जाम नाइट में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं देख पाते हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट का रिवीजन कर लो, वही बहुत है। जिसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं हर चैप्टर के बाद समरी नोट्स बनाने, और तुम बना रहे हो, तुम बता भी रहे हो मुझे, अच्छी बात है। सर देखिए लिखा है तुमने नया बिजनेस कमेंस किया है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर मतलब 240 दिन, और नीचे बोलता है फुटवेयर हो तो क्या होगा, मतलब 150 दिन वाली बात यहां पे देखेंगे।
फुटवेयर में 150 दिन, लेकिन फिलहाल तुम एक नया बिजनेस स्टार्ट किए हो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग का, तुमने 350 नए एम्प्लॉय हायर किए हैं। सर पहले साल में जितने एम्प्लॉय हायर करोगे सब तुम्हारे नए एम्प्लॉय कहलाएंगे, ठीक। अगले साल से नंबर ऑफ एम्प्लॉय अगर बढ़ गए तो वो नए एम्प्लॉय कहलाएंगे। फर्स्ट ईयर में जितने भी एम्प्लॉय हायर किए हो सब तुम्हारे न्यू एम्प्लॉय कहलाएंगे, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर आएंगे, तुमको डिडक्शन मिलेगा, ठीक। तो 350 एम्प्लॉय तुमने हायर किए फर्स्ट ईयर में। अब इसमें से देखो क्या क्या हुआ है। 75 एम्प्लॉय तुमने 1 अप्रैल को हायर किए हैं, रेगुलर है, सैलरी 24,000 रुपए है, ये मुझे एलिजिबल लगते हैं, लेकिन ये 26,000 रुपए के कारण एलिजिबल नहीं हुए। नोट जाएगा कि भाई इनकी सैलरी 25,000 से ज्यादा है, इसलिए ये एलिजिबल एम्प्लॉय की कैटेगरी में नहीं आएंगे, 80JJAA का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कैजुअल वर्कर जिनके लिए आप रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड मेंटेन नहीं करते, देखिए यहां लिखा हुआ है while the casual employee do not participate in recognized provident fund। सर जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय होते हैं, कैजुअल वर्कर होते हैं, उनका बेनिफिट नहीं मिलता। सर ये भी रेगुलर है लास्ट वाला, इसकी भी सैलरी 24,000 रुपए इसको, तो सर हायरिंग कब हुई है? सितंबर में। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने। 7 महीने मतलब 210 दिन अराउंड। सर ये लेस देन 240 दिन है और तुम कंप्यूटर इंडस्ट्री में हो। इन 100 वर्कर का नेक्स्ट ईयर बेनिफिट मिलेगा, नेक्स्ट ईयर। लेकिन जैसे ही मैं कहूं कि तुम फुटवेयर इंडस्ट्री हो तो उसमें तुमको 75 वर्कर का प्लस ये जो 100 वर्कर है उसका दोनों का बेनिफिट मिल जाएगा। हाँ, खाली तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, जब 100 वर्कर की सैलरी निकालोगे तो 7 ही महीने से मल्टीप्लाई करना 24,000 को, और ऊपर 75 वर्कर की सैलरी निकाल रहे हो तो 75 को 12 से मल्टीप्लाई करना और फिर 24,000 से। कब ज्वाइन किए हो, कितने महीने की सैलरी मिलेगी, वो जरूर ध्यान रखना। डिस्कस हो चुका है। तुम्हारी प्रॉफिट 75 लाख है, तुम्हारा टर्नओवर 5.6 करोड़ है। टर्नओवर 5.6 करोड़ मतलब तुम्हारी ऑडिट हो रही है, तुम बिजनेसमैन हो, तो वही चीज यहां लिखा है कि तुम्हारा टैक्स ऑडिट हो रहा है क्योंकि तुम्हारा टर्नओवर 1 करोड़ से अधिक है, तो तुमको 80JJAA में डिडक्शन मिलेगा एडिशनल एम्प्लॉय का ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 22-23। कितने वर्कर का बेनिफिट दिया? मात्र 75 वर्कर का 12 महीने का, हर महीने की 24,000 की सैलरी, एडिशनल एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इतना आया, इसका 30% फॉर 3 इयर्स मिलता रहेगा। ये बेनिफिट फॉर 3 इयर्स मिलेगा, ये पहला साल है। सर वर्कर तो 350 थे, हाँ थे 350, 50 नहीं आए क्योंकि ये कैजुअल वर्कर है, इनका आरपीएफ मेंटेन नहीं हो रहा। 125 नहीं आए क्योंकि इनका 25,000 से ज्यादा है सैलरी। 100 क्यों नहीं आए? क्योंकि ये 240 दिन से कम काम किए। यही चीज यहां नोट्स में लिखी हुई है। और अगर तुम फुटवेयर हो तो इसमें वो बढ़ गए, और कितने? ये 100 वर्कर 7 महीने के लिए बढ़ गए, ये 7 मंथ्स के लिए और बढ़ गए। कंप्लीट। तो जो पढ़े उसी पर ये क्वेश्चन बन गया। अब हम 2 पेज की रीडिंग कर लेते हैं, देख लो इसमें कुछ और एड ऑन करना है क्या। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ये सेल्फ रीडिंग कर लेना क्या लिखा हुआ है, यही तो मैं पिछले आधे घंटे से समझा रहा था, ठीक। अब देखो इसमें कुछ और पढ़ना है, इसमें देख लो एक बार वीडियो रोक के। पढ़ा बच्चों ने वीडियो रोक के इस क्वेश्चन को? मेरी तरफ से तो कोई इनपुट अब इसमें नहीं चाहिए। क्वेश्चन पढ़ते समय जरूर देख लेना कि क्वेश्चन में आप किस इंडस्ट्री में डील कर रहे हैं। कंप्यूटर में है तब तो नॉर्मल 240 डेज वाला पॉइंट लग रहा है, और फुटवेयर, अपैरल या फिर लेदर इंडस्ट्री है आपकी, तो आपको बेनिफिट मिल जाता है कि अगर 150 दिन ही हायर करते हो तो आपको डिडक्शन के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं। बोला सर जो पहला केस है कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर का जिसमें आपने इस 100 वर्कर का बेनिफिट नहीं दिया, तो इसको अगले साल अगर यही वर्कर कम से कम 240 दिन काम किए तो ये 100 वर्कर जो इस साल नहीं कहला पाए, एलिजिबल नहीं हो पाए, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट में नहीं आ पाए, यही वर्कर की सैलरी अगले साल की जो एडिशनल एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट है उसमें आ जाएगी। जो कीवर्ड है वो क्या है? एडिशनल एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट। कीवर्ड है एडिशनल एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट, जिसका हमें 30% का क्या मिलता है? डिडक्शन। हम जो कंप्यूटेशन करते हैं वो क्या करते हैं? नंबर ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय, और पहला साल में जितने भी एम्प्लॉय हैं सब एडिशनल एम्प्लॉय कहलाएंगे, ठीक है। चलिए अब जो इसमें कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन करना है, ऑलरेडी मैं कर चुका हूं इसमें सारा पॉइंट डिस्कस, देख लेते हैं कुछ नया मिलता है इसमें। तो
पहला पॉइंट कहता है ग्रॉस टोटल इनकम एसएससी अगर इंक्लूड करता है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, कौन सा एसएससी जिस पर 44A भी अप्लाई करता है, तो उसको डिडक्शन मिलेगा 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। जो कीवर्ड है इसमें क्या है, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। 3 साल तक मिलेगा, पहला वो साल होगा जिस साल में तुमने नौकरी दी है, ठीक है। फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है तो पहला साल आपका। बट हम डिडक्शन नहीं देंगे अगर बिजनेस स्प्लिट अप और रिकंस्ट्रक्शन करके बना है, या ट्रांसफर करके बना है, या बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन करके बना है। ये मैंने आपको बता दिया। नेचुरल क्लैमिटी वाला जो पॉइंट बताया प्लस 3 इयर्स वाला, ये यही पॉइंट था जो नोट्स में मैंने आपको बताया कि अगर फ्लड साइक्लोन के कारण बिजनेस बंद हुआ है, जिसको तुम जिस ईयर में बंद हुआ उसके 3 साल के अंदर अंदर रीस्टार्ट कर लो, तो फिर ये सेक्शन का बेनिफिट तुम लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 महीने पहले सीए से लेकर रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, बात हो गई। एडिशनल एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट, जो भी तुम एडिशनल एम्प्लॉय को इमोल्यूमेंट्स देते हो, टोटल इमोल्यूमेंट्स। अब ये वर्ड है टोटल इमोल्यूमेंट्स, और यही देखो क्वेश्चन में आता है। यहां पे देखो, यहां पर वर्ड है टोटल मंथली इमोल्यूमेंट्स, तो टेंशन ही नहीं है। तुमको कीवर्ड पे ध्यान रखना है। तुम्हारा कीवर्ड है एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, तुम्हारा कीवर्ड है टोटल इमोल्यूमेंट्स, आप कितना दे रहे हैं एम्प्लॉय को, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट कंडीशन, सर बेनिफिट हो सकता है तुमको नील मिले ही ना बेनिफिट। क्यों? क्योंकि तुम्हारे नंबर ऑफ एम्प्लॉय बढ़े नहीं, यानी 10 ज्वाइन किए थे, 10 छोड़ के चले गए, और या फिर तुमने कैश में उनको दिया है। ये कैश वाली बात कि तुमको पेमेंट कैसे करनी है, अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट और अदर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। तुम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो, नेट बैंकिंग से, आईएमपीएस, यूपीआई, आरटीजीएस, भीम ऐप, एनईएफटी से, तो एलिजिबल होगा। तो मैंने क्या बोला, कैश सैलरी, बेयरर चेक, क्रॉस चेक, इन सब से पेमेंट करोगे तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है तो सारे एम्प्लॉय एडिशनल एम्प्लॉय कहलाएंगे। सर फर्स्ट ईयर में भी ये अप्लाई होगा? हाँ, फर्स्ट ईयर में भी ये अप्लाई होगा। सर पहला साल हो या एग्जिस्टिंग बिजनेस हो, यानी सेकंड ईयर हो, आपको एम्प्लॉय को कैश में सैलरी नहीं देनी है। और ये देखो जो बताया था कि सर एडिशनल एम्प्लॉय क्या कहलाएंगे, कौन कहलाएगा, जिसके चलते तुम्हारे नंबर ऑफ एम्प्लॉय बढ़े एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, प्लस कौन कौन नहीं आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम नाइट वाला पॉइंट, जस्ट बिफोर एग्जाम वाला पॉइंट, जिसमें वो 225,000 वाली बात, इंटायर कंट्रीब्यूशन बाय गवर्नमेंट, आरपीएफ, और 240 दिन 150 दिन सारा भी लिखा दिया, वही सब बात यहां लिखी है। सर इस साल नहीं मिल पाया क्योंकि 100 दिन ही एम्प्लॉय वर्क काम किया था, नया वर्कर, तो अगले साल ले लेना, वही बात यहां लिखी हुई है। सर परक्यूजिट्स नहीं आते हैं, उसके अलावा मैंने बोला था कि रिटायरमेंट वाले बेनिफिट्स नहीं आते हैं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इनटू फंड्स नहीं आते हैं, परक्यूजिट्स भी नहीं लेना है आपको। सर परक्यूजिट्स को तुम थोड़ी ना अकाउंट पे ही चेक और है ना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पे करते हो। तो बेसिकली यहाँ जो टोटल इमोल्यूमेंट्स है, जो भी पीछे पढ़े एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट में हम टोटल इमोल्यूमेंट्स लेते हैं, उसमें बेसिकली हम क्या ले रहे हैं, मॉनेटरी पेमेंट्स। परक्यूजिट्स नहीं लेते, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू फंड नहीं लेते, रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं लेते, वर्कमैन होना जरूरी नहीं है। ये बात आपके साथ हो ही गई। आपको फिर से ये 2 पेज पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, वीडियो रोक के, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तरफ से तो हो गया, मेरी तरफ से तो हो गया। यहां कुछ लिखना था आपको, डन। यहां पे कुछ लिखना था आपको, वीडियो रोक के फिर से ये 2 पेज पढ़ने हैं तो पढ़ लीजिए। काफी अच्छा सेक्शन था जो हम लोगों ने आधे घंटे के अंदर फिनिश कर लिया विथ एग्जाम्पल्स। ध्यान रखना एग्जाम में जरूर करके जाना है इसको।